नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और पॉलिटी सीरीज में हम लोग अगले अध्याय की तरफ बढ़ेंगे और हम लोग स्टेट मशीनरी यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट के जितने भी कॉम्पोजिशन है, एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, इन सब के बारे में हम लोग एक बहुत अच्छा डिस्कशन लेने वाले हैं। तो स्टेट मशीनरी को जरा हम लोग समझ लेते हैं कि है क्या। स्टेट मशीनरी में गवर्नर हमारा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एडवोकेट जनरल, स्टेट लेजिस्लेचर, इन सब के बारे में हम लोग एक डिटेल स्टडी करने वाले हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, ये मेरा पक्का यकीन है। इसको अंत तक जरूर देखिएगा एंड जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा। पसंद आने पे लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस क्रांति में जुड़िए और इसका हिस्सा बनिए सब्सक्राइब बटन को दबा के। चलिए, तो सबसे पहले जरा हम लोग कंपोजिशन को समझ लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें स्टेट लेजिस्लेचर की, तो स्टेट लेजिस्लेचर का जो कंपोजिशन है वो बहुत ही सिंपल है। यहां पे है गवर्नर, और लोअर हाउस को लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है या हाउस ऑफ द कॉमन्स एट स्टेट लेवल। इसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, विधान सभा और विधान परिषद या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेवल भी कहा जाएगा। तो ये जो स्टेट काउंसिल है ये हर एक स्टेट में नहीं है। हमारे लगभग 7 से 8 स्टेट्स में है ये, नॉट इन एवरी स्टेट। हर एक स्टेट में ये नहीं पाया जाएगा, हर एक राज्य में ये नहीं है, कुछ ही राज्यों में ये है। ये हर राज्य में है, एवरी स्टेट। और इनफैक्ट ये सिमिलर है लोकसभा की तरह, और यहीं पे जो है गवर्नमेंट फॉर्म होती है, गवर्नमेंट यहीं पे बनती है। फॉर एग्जाम्पल, हर 5 साल में चुनाव जो होते हैं वो विधानसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, और उन इलेक्शंस में जो भी पार्टी विजयी होती है या फिर जो भी मेंबर्स यहां से चुन के आते हैं, एमएलए जिन्हें कहते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये मिलते हैं और इनके जो लीडर होते हैं उन्हीं को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है। तो जैसा कि सेंटर लेवल पे प्रोविजन है कि 15% सीट्स का ही नंबर रहेगा मिनिस्टर्स का, वैसा ही यहां पे भी है कि 15% से ज्यादा जो सीट्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो मिनिस्टर्स नहीं हो सकते। तो 15% क्राइटेरिया यहां भी है। गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, और जैसे कि हमारे यूनियन लेवल पे पूरे कंट्री के हेड, एग्जीक्यूटिव हेड, लेजिस्लेचर हेड अगर हम लोग बात करें वो कौन है, प्रेसिडेंट है, तो वैसे ही स्टेट लेवल पे गवर्नर। लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। यूं ही आप गवर्नर के ऑफिस को उठा के सीधे सीधे प्रेसिडेंट के ऑफिस से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज गवर्नर की पावर्स कुछ ज्यादा हैं, उनके पास ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर्स, राइट। तो यहां पे भी अगर हम लोग देखें तो जैसा यूनियन लेवल पे है वैसा ही सिमिलर स्टेट लेवल पे भी रहता है। यूनियन लेवल पे जैसे कि प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में लोकसभा एंड राज्यसभा, वैसे ही स्टेट लेवल पे गवर्नर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इफ पॉसिबल लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी रखा जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल कई राज्यों में नहीं होने के पीछे कारण यह है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को मेंटेन करने के पीछे मिनिमम 100 करोड़ पर मंथ का खर्चा है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, और टैक्स पेयर के ऊपर ये बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट करता है। तो अननेसेसरी इनको नहीं रखा जाता, राइट। वहीं अगर हम लोग बात करें तो हम लोग एक्चुअली गवर्नर को बहुत ही डिटेल में सेपरेटली पढ़ेंगे जब हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर को एकदम फुल फ्लेज्ड रूप से स्टडी करने वाले हैं। बट अभी के लिए इतना जान लीजिए, इतना समझ लीजिए कि जो प्रेसिडेंट का रोल है वो गवर्नर को पकड़ा दीजिए, और जो गवर्नर हैं वो सिमिलर हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट, लेकिन इनकी जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं वो ज्यादा है। प्रेसिडेंट को उतनी पावर्स नहीं मिलती यूनियन लेवल पे जितनी स्टेट लेवल पे गवर्नर को मिली हुई है। तो इनके सबके बारे में हम लोग जानेंगे आगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में। नेक्स्ट, अगर हम लोग स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो स्टेट एग्जीक्यूटिव के क्या क्या पार्ट्स हैं।
देखिए, यूनियन एग्जीक्यूटिव से मैं साथ के साथ इनको कंपेयर करता चलूंगा और बताता चलूंगा कि क्या सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज है। जैसे सबसे पहले तो यहां पे अगर बात की जाए तो वो प्रेसिडेंट होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द कंट्री, सेंटर, यूनियन। वैसे ही हेड ऑफ द स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट, राज्य के जो हेड है वो गवर्नर होते हैं। फिर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन यहां पे नो वाइस प्रेसिडेंट और डेप्यूटी गवर्नर। ऐसा नहीं होता कि डेप्यूटी गवर्नर का भी ऑफिस प्रोवाइड किया गया हो या वाइस गवर्नर का भी ऑफिस प्रोवाइड किया गया हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन सेंट्रल लेवल पे वाइस प्रेसिडेंट जरूर होते हैं। फिर यहां पे होते हैं प्राइम मिनिस्टर और यहां पे होते हैं चीफ मिनिस्टर। यहां भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, यहां भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। एंड माइंड इट, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इनमें सारे आ जाते हैं, जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो, जो आपके डेप्यूटी मिनिस्टर्स हैं वो, उसके अलावा जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं वो, है ना। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, विद इंडिपेंडेंट चार्जेस। तो ये सारा का सारा कॉम्पोजिशन यहां पे भी रहता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप, जैसा प्राइम मिनिस्टर का रोल है यूनियन लेवल पे, वैसा ही स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर का भी रोल है। तो अगर किसी भी स्टेटमेंट में आप प्राइम मिनिस्टर के बजाय चीफ मिनिस्टर करके स्टेट लेवल पे उसको अप्लाई करते हैं तो वो भी सही रहेगा, क्योंकि जो हम लोग देखते हैं यूनियन लेवल पे वैसा ही हम लोग सिस्टम, वैसा ही अरेंजमेंट, वैसा ही कॉम्बिनेशन हम लोग स्टेट लेवल पे भी उतारने की कोशिश करते हैं। एंड दैट इज व्हाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी पावर्स एंड फंक्शंस एंड कॉम्पोजिशन सेम है यूनियन लेवल की तरह ही स्टेट लेवल पे भी। उसके अलावा यहां पे है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और यहां पे है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। अब अगर आप बात करेंगे तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये हैं भारत सरकार के वकील, एक तरीके से आप कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। वैसे ही एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, और एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट का काम क्या होता है कि ये किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये इनका काम है, ये भी एक तरीके से समकक्ष है। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, और यही डिपार्चर्स या डिफरेंसेस जो हैं इन दोनों के बीच में, बिटवीन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, वो क्या क्या है जरा देखिए। पहला है क्वालिफिकेशन बेसिस। जैसे अगर बात की जाए क्वालिफिकेशन चीफ जस्टिस बोल रहा हूं, सॉरी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की देखें तो अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन वही होनी चाहिए जो क्वालिफिकेशन ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज है। क्वालिफिकेशन टू बी ए सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट जज के क्वालिफिकेशन की है। जबकि अगर यहीं पे क्वालिफिकेशन ऑफ एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात की जाए तो इनकी क्वालिफिकेशन ये नहीं है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इनकी क्वालिफिकेशन क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर हाई कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड है, वो क्वालिफाइड है अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट बनने के लिए भी। तो क्वालिफिकेशन में डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस आ जाता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में। अब एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो प्रेसिडेंट का एडवाइजर है, राइट। यानी प्रेसिडेंट किसी भी मैटर को भेज सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास और उनकी एडवाइस सीख कर सकते हैं। जैसे साल 2012 की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने 122 2G स्पेक्ट्रम्स को कैंसिल किया था। इन स्पेक्ट्रम के अलॉटमेंट्स को इनको कैंसिल किया था, इन लाइसेंस को कैंसिल किया था।
तो प्रेसिडेंट ने यह मामला भेजा वापस से सुप्रीम कोर्ट के पास में और कहा कि डियर सुप्रीम कोर्ट, हमें यह गाइड कीजिए कि जितने भी ये स्पेक्ट्रम लाइसेंसेस हैं, है ना, ये स्पेक्ट्रम लाइसेंसेस हुए या फिर अगर बात की जाए नेचुरल रिसोर्सेज हुए, तो इन सबको हम किस बेसिस पे एलोकेट करें और किन पॉइंट्स के बिहाफ पे हम सिलेक्शन क्राइटेरिया रखें कि किसे एलोकेट करना है, किसे नहीं करना है। प्लीज हमें ये गाइडेंस जारी कीजिए। तो भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट में कौन मौजूद थे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना मत रखा, राय रखा और सलाह दी। तो ये आर्टिकल 134 के अंडर में आता है और ये आर्टिकल 143 143 अनुच्छेद हमारे संविधान का ये कहता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के। लेकिन ऐसा कोई भी प्रोविजन गवर्नर के पास नहीं है। नो सच प्रोविजन इज विद गवर्नर। गवर्नर के पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। एंड बिकॉज गवर्नर के पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है तो वो एडवाइस सीक नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि तो जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है ये रिप्रेजेंट नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट में इन मामलों में स्टेट को, ठीक है। लेकिन जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है ये इनका एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के मामलों में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन और मामलों में जरूर है। जैसे 2019 का एक केस लें। 2019 में संशोधन किया गया था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA एक्ट के अंदर और इसको लेके छत्तीसगढ़ सरकार ने खासकर अपनी नाराजगी जताई थी और इन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में घसीटा था। तो जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट थी उसका रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिन्होंने किया था वो थे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो कहने का मतलब यह है कि एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट किसी भी स्टेट के वो रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट को सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उन मामलों में जब एक कॉन्फ्लिक्ट हो स्टेट और यूनियन के बीच में। लेकिन बिकॉज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 143 एक्सटेंड नहीं होता है गवर्नर तक, ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है क्योंकि प्रेसिडेंट के एडवाइजर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दैट इज वाई, इसी कारणवश, इसी लॉजिक से एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो इस मामले में रिप्रेजेंटेशन जो एडवोकेट जनरल है ऑफ द स्टेट उनका नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट, राइट। एंड इनफैक्ट एक और चीज, ये तो डिसिमिलैरिटीज हुई और एक और चीज पे मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनको राइट टू हियर है, राइट ऑफ हियरिंग, यानी इनको सुना जाएगा इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया। भारत में किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इनको सुना जाएगा। वैसे ही जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है उनको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ सुना जाएगा, हियर किया जाएगा विद इन द स्टेट। जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के, ये नहीं कि केरल के हैं तो इन्हें कर्नाटक में भी सुना जाएगा, नहीं। केरल के जितने भी कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं, चाहे वो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो या फिर हाई कोर्ट हो, वहां पे इनको सुना जाएगा। तो ये हुआ मेनली डिफरेंस एंड बाकी सिमिलैरिटीज। एंड इसके बाद ही हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर को शुरू करेंगे अगले लेक्चर। तो आशा करता हूं ये बेसिक कॉम्पोजिशन आपको समझ में आया हो। एंड कहना क्या चाहता था मैं कि जैसा स्ट्रक्चर, जैसा कॉम्पोजिशन हम लोग यूनियन लेवल पे फॉलो करते हैं, वैसा ही स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन एंड फंक्शनिंग स्टेट लेवल पे भी फॉलो की जाती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यूनियन लेवल पे जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है और जो स्टेट लेवल पे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट है, इनमें दो मेजर डिफरेंसेस हैं जो हमने डिस्कस किए, जो हमने डील किए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, पसंद आने पे शेयर कीजिएगा एंड दिल खोल के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।